हेलो माय डियर चैंपियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिसन इंग्लिश। आज मैं आपको फिजिक्स के यूनिट 4 को इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। फिजिक्स का जो यूनिट 4 है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और आप इसको ज़रूर देखेंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन वो है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम के अनुसार V अपन I इज इक्वल टू नियतांक यानी R। तो क्या होता है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या फिर दाब में कोई परिवर्तन ना हो यानी वो अपवर्तित रहें तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। क्या होता है? उनके सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। अगर भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। यानी ये नहीं बदली तो वो भी नहीं बदलेंगी। क्या? भौतिक अवस्थाएं। चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली, जैसे कि ताप या फिर दाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। तो आप कैसे लिखेंगे ओम का नियम? कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में कर दीजिएगा जैसे ताप या दाब, कॉमा करके ताप कॉमा और दाब लिख दीजिएगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। V अपन I इज इक्वल टू R लिख दीजिएगा। और अगर ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी लिख दीजिएगा कि यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। जो लिखा गया है आपके फॉर्मूले में उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बस आपके पास वो तरीका होना चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए। भी, आई और इज़ इक्वल टू आर ये लिखा है। अब इन तीनों को डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करेंगे? कि यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी हो, चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो, धारा बहती है चालक में, उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो ओम के नियम के अनुसार V अपन I इज इक्वल टू आर। ओम का नियम क्या होता है? V अपन I इज इक्वल टू आर। अब देखिए ये जो नियतांक हो इसको नियतांक कहते हैं। जो आर है वो नियतांक है और इसी नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। इस नियतांक का मान जो होता है वो चालक के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। इसका मान किस पर निर्भर करता है? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। इसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। प्रतिरोध को हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रतिरोध क्या है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूछ लिए जाते हैं। इसके पहले जो मैं अपना वीडियो डाली थी, उसमें मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस की थी। जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और हो सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर 4 नहीं तो 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इसको लॉन्ग में तैयार करिए और मैं आपको तैयार करवाऊँगी बहुत अच्छे से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, वो 2 क्रम में होता है, 2 सीरीज़ में होता है। किसमें? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को क्या कहते हैं? पाशर्व संयोजन, जो आपके पेपर में दिया था उसी नाम से। तो देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है? धारा का मान समान होता है। क्या समान होता है? धारा का मान समान होता है। यहाँ देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का यहाँ पे फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है?
कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध R1 है और इसका दूसरा सिरा जो है वो B है और पहला सिरा क्या है? A है। और दूसरा वाला प्रतिरोध क्या है? देखिए इसमें 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, R1, R2, R3। ठीक है? इसमें धारा एक ही बह रहा है, I, जो यहाँ पे दिख रहा है, बैटरी, और ये बैटरी से देखिए वहां जा रही है I धारा। ठीक है? और यहाँ से पहला प्रतिरोध है AB, दूसरा प्रतिरोध है BC और तीसरा है CD। अब आपको इस फिगर से ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ ऊपर क्या लिखा है। इसमें ऊपर लिखा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी आपका पहला प्रतिरोध जो है वो R है और इसका जो दूसरा सिरा है वो B है। पहला सिरा क्या है? पहला सिरा A है और दूसरा सिरा क्या है? B है और दूसरा सिरा जो R2 है इसका पहला सिरा है। आपको दिख रहा है इस फिगर में। देखिए, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध क्या हो गया? R3। ठीक है? अब जो पहला प्रतिरोध R1 है इसके 2 सिरे हैं। कौन-कौन से? A और B। दूसरा प्रतिरोध जो R2 है, इसका भी 2 सिरा है, B और C। और तीसरा प्रतिरोध जो R3 है, इसका भी 2 सिरा है, एक है C और एक है D। ठीक है? तो पहला प्रतिरोध R1 है, इसका 2 सिरा हो गया, A और B। अब देखिए, आपके डेफिनिशन में लिखा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है। देखिए, सेम चीज़ यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए। क्या लिखा है? प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी R1 प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो B है और जो R2 प्रतिरोध का पहला सिरा है वो B है। ये दोनों कॉमन है। R1 के लिए ये दूसरा सिरा हो गया और R2 के लिए ये पहला सिरा हो गया। तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। दिख रहा है ना? हाँ, ऐसे ही होगा। इसको ऐसे ही क्लियर करेंगे। यही इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यहाँ देखिए, R2 का दूसरा सिरा C है और ये अगला प्रतिरोध जो R3 है, इसके पहले सिरे से जुड़ा है। तो ऐसे ही फिगर से क्लियर हो जाएगा ये डेफिनेशन। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझिए, समझना सीखिए। समझेंगे तो लिख लेंगे, रटेंगे तो 1 पेज लिखेंगे, उसके बाद भूल जाएँगे। लेकिन अगर समझेंगे तो इसको बहुत लंबा लिख सकते हैं। इसमें तो बस एक लाइन में लिखा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब आप प्रतिरोध का इसमें नाम लिख दीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध, आपका पहला प्रतिरोध कौन-सा है? R1 है। इसके कौन-कौन से सिरे हैं? A और B। दूसरा प्रतिरोध कौन-सा है? R2 है। इसका कौन-कौन सा सिरा है? B और C। तीसरा प्रतिरोध कौन-सा है? R3 है। और इसका कौन-कौन सा सिरा है? C और D। तो ये सब सारा चीज़ इसमें लिख सकते हैं। फिजिक्स का मतलब ही होता है एक-एक चीज़ों को डिस्क्राइब करना और एक-एक चीज़ों को डिस्क्राइब कब करेंगे आप? जब आप चीज़ों को समझेंगे। रटेंगे तो कभी नहीं कर पाएँगे। तो इसको समझिए, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले मतलब दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा B है और R2 का पहला सिरा क्या है? B है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा है? बिल्कुल, यही होता है इसमें। ये श्रेणी क्रम संयोजन में होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I का मान समान होता है। इस फिगर को अगर आप याद कर लिए तो आप सब कुछ लिख लेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये फिगर। अगर श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पूछता है, तो फिगर इसको बनाइए और उसके बाद फिगर को देखते हुए सारी चीज़ों को लिख दीजिए। इसमें धारा I का मान समान होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, कभी-कभी MCQ में भी पूछा जाता है ये। इस प्रकार इस संयोजन में सभी प्रतिरोध में एक ही धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए, एक ही धारा यहाँ से I धारा गई, ये बैटरी से निकली है I धारा A से होते हुए B, C, D से होते हुए यहाँ फिर से आ गई कुंजी। यहाँ पे सब I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या लिखा गया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए बी बी सी व सी डी 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दिया है कि ए बी बी सी और सी डी 3 प्रतिरोध तार हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में ऐसे सीक्वेंस में जुड़ा है। पहले R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है। तो
तो ये सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वही होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है, ये याद रखिए। तो एकदम बराबरी में जुड़ा हुआ है R1 R2 R3। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ए बी बी सी व सी डी तीन प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लिया इसके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है। मैंने सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ऐसे ही लिखेंगे, समझ लेंगे तो लिख लेंगे, सब कुछ इसमें दिख रहा है जो आपको लिखना है। बस नाम तो क्लियर होना चाहिए कि आर है क्या, तो आर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, ठीक। ये क्या है, प्रतिरोध है, रजिस्टर, हाँ। तो R1 R2 R3, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोध है, तीनों से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसके सिरों का नाम लिखा है ए बी बी सी और सी डी। इसके बाद देखिए, तथा इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर है। तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर है। इन तीनों को जोड़ेगा कौन, आर जोड़ेगा। जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इन तीनों को जोड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जिसे यदि जुड़े हुए प्रतिरोध के स्थान पर लगा दें तो वैद्युत परिपथ की धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुल्य प्रतिरोध का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्जाम में लिखें। अगर ऐसे पर्टिकुलर तुल्य प्रतिरोध पूछता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई बहुत विशेष जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ आर तक लिख सकते हैं, ठीक है। माना कि इन प्रतिरोध में धारा आई तथा प्रतिरोध R1 R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। बिल्कुल, मैंने बोला कि जो धारा है वो श्रेणी क्रम में सेम होता है, यानी सेम धारा, तीनों प्रतिरोध में सेम धारा प्रवाहित हो रही है, ना कि धारा डिफरेंट है। धारा सेम प्रवाहित हो रही है क्योंकि सारे प्रतिरोध एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, और जब सीक्वेंस में है तो धारा का मान समान है, ठीक है। लेकिन इनका जो विभवांतर है वो अलग अलग है। धारा तो समान है लेकिन विभवांतर जो है वो अलग अलग है। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम मैंने आपको पहले पढ़ाया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ V अपान आई इज इक्वल टू आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। यहाँ V अपान आई इज इक्वल टू आर लिखा है, ठीक है। अब V को जब यहाँ पे करेंगे और V इज इक्वल टू लिखना होगा तो आई और आर में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ चलते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज इसमें हुआ है। तो देखिए इनके सिरों के बीच जो विभवांतर था वो तीनों प्रतिरोध में अलग अलग था, V1 V2 और V3। तो ओम का नियम जो है वो कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो जब विभवांतर V1 है तो R1 प्रतिरोध है और I तो है सेम, सारे में सेम धारा प्रवाहित हुई थी, तो V1 इज इक्वल टू आई R1। देखिए यहाँ I को क्यों नहीं I1 लिखा गया है, क्योंकि धारा का जो मान है वो सेम है, प्रतिरोध में सेम है, फिर इसको हम I1 क्यों लिखें। V1 यानी विभवांतर चेंज है, किसी में V1 है, किसी में V2 है और किसी में V3 है। प्रतिरोध भी अलग था, R1 R2 R3। तो V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 व V3 इज इक्वल टू आई R3, ठीक है। अब देखिए माना कि बैटरी व का विभवांतर भी है, अर्थात बिंदु ए तथा डी के बीच विभवांतर भी है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और I को यहाँ कॉमन ले लेंगे और R1 R2 R3 हो जाएगा, यही उसका होता है फॉर्मूला। फिर यहाँ लाइन से ये लिख देंगे कि यदि ये बहुत कुछ डिस्क्राइब इसमें ना भी आप करें तो काम चल सकता है, बस मैं आपको पहले ही बोली हूँ कि जो चीजें दिख रही हैं उन्हीं चीजों को लिखना है। यदि दो बिंदुओं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है, और तब आई आर इज इक्वल टू आई को कॉमन ले लिया है, R1 R2 R3, तो आर इज इक्वल टू ये आई से आई क्रॉस हो गया, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ऐसे ही एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये तुल्य प्रतिरोध का डिफिनीशन हो गया। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध होंगे उनका जो योग होगा वही तुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पे लिख लिख भी दिया गया है, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्वेश्चन को लिखिए तो ये कोशिश करिए कि उसका एक एक उदाहरण भी लिख दिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा उसी पे जाता है, एग्जाम्पल पे। वो आपका डेफिनेशन देखेगा, उसके बाद एग्जाम्पल जरूर देखता है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपकी अच्छी मार्किंग होगी। यदि हम 2, 3 व 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो 10 हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि आपका फॉर्मूला ही है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो इसको करके और लिख देंगे। तो अब श्रेणी क्रम में जब पूछ रहा है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। डेफिनेशन इन द सेंस कि मैंने आपको बताया कि जो उसमें प्रतिरोध होते हैं R1, R2 व R3, वो R1 का जो दूसरा सिरा होता है वो R2 के पहले सिरे से, और R2 का जो दूसरा सिरा है वो R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो यही लिखेंगे कि इसमें प्रतिरोध इसी क्रम में जुड़े होते हैं। क्रम उनका मैंने आपको बताया ही है। ये भी लिखेंगे इसमें धारा का मान समान होता है, और इसमें जो विभवांतर होता है वो भिन्न-भिन्न होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। उस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा देंगे जैसा मैंने इसमें दिखाया है, और 2-2 3-3 लाइन जो आपको दिख रहा है वही लिखना है। इसमें लिख देंगे, आपकी अच्छी मार्किंग हो जाएगी। अब आते हैं समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, पार्श्व संयोजन। ठीक है? पार्श्व समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन का सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर। अब देखिए, उसमें धारा का मान समान था और इसमें विभवांतर का मान समान है। उसमें V1, V2, V3 था और इसमें भी सेम होगा। इसमें I1, I2, I3 होगा, क्योंकि इसमें धारा डिफरेंट है। इस फिगर में देखिए I1, I2, R3 दिख रहा है। A, B दो सिरा है और A, B से ही तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2 व R3। वही चीज़ आपकी इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में। इसको भी सेम वैसे ही श्रेणी क्रम संयोजन की तरह एक बार आप इसको पढ़ लेंगे इस नोट्स को, और अच्छे से इसको समझ लेंगे। सेम वैसे ही है जैसे श्रेणी क्रम संयोजन है, वैसे ही समांतर क्रम संयोजन भी होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 याद होना चाहिए। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बिल्कुल, जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसका व्युत्क्रम 1/r जो है वो व्युत्क्रम है। अगर कोई आपसे कहे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो वो 1/2 हो जाता है। वैसे ही यहाँ r का व्युत्क्रम 1/r लिखा है, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, यानी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब आपके आते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर के। ठीक है, ये दोनों तो लॉन्ग क्वेश्चन था। शॉर्ट में इस चैप्टर से क्या पूछे जाते हैं वो देखिए। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसको कहते हैं? जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धनावेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो इसको लाने में जो कार्य किया गया है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो उस बिंदु का विभव जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। आपसे पेपर में हमेशा 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और इस पे ध्यान दीजिए कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन इसी में लिखा हुआ है। वैद्युत विभव भी यही है। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। वैद्युत विभव की माप होती है। और इसी में 1 वोल्ट का डेफिनेशन है कि यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश अनंत से, जैसे इसमें आपके वैद्युत विभव के जो डेफिनेशन में लिखा है वो ये चीज लिखा है कि एकांक धनावेश को अनंत से, यानी एकांक कोई धनावेश है और उसको अनंत से हम किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसमें जितना कार्य किया जा रहा है वो क्या है? वो वैद्युत विभव है। अब इसमें एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया है, इसमें एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया है कि कितना धनावेश है और उसको लाने में कितना कार्य किया जा रहा है। और यही एग्जैक्ट जो क्लियरेंस है, मतलब एग्जैक्ट जो क्लियर होता है वो किस में होता है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के डेफिनेशन में ये क्लियर हो जाता है कि कितने धनावेश को लाना है और कितना कार्य करना है। तो क्या लिखा है 1 वोल्ट के डेफिनेशन में? यदि अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है, 1 कूलाम आवेश लाने में, यानी अनंत से हम 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाएं, और उस टाइम जब हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक ला रहे हैं और उस टाइम हमको 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर जो विभव होता है वो 1 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। यानी अनंत से हम किसी एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे थे किसी बिंदु तक, तो वो क्या था? वैद्युत विभव था।
क्या था? वैद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जब कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। और जब जो मेरा धनावेश था, जब वो 1 कूलाम हुआ और उसको लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो वो कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। यानी विभव जो हमारा है, वो कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो धनावेश कितना हो गया? 1 कूलाम आवेश को लाए हम। आवेश 2 होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो यहाँ उसी आवेश का बात किया जा रहा है। आपके चैप्टर का जो मतलब टॉपिक है, वो धनावेश है। स्टार्टिंग टॉपिक ही धनावेश है, लेकिन मैंने उसको इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वो पेपर में अक्सर नहीं पूछा गया है। मैंने देखा है, तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही इसमें डिस्कस करे हैं। अगर आपको दिक्कत हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएँगे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी उसको। धनावेश भी पढ़ा दूँगी एक वीडियो में। तो जो आपका धनावेश है वो कितना हो जा रहा है? 1 कूलाम आवेश हो जा रहा है और उसको लाने में कितना कार्य किया जा रहा है? 1 जूल कार्य किया जा रहा है। तो जो विभव होगा वो भी चेंज होगा ना? जब मेरा धनावेश बदल गया, जब मेरा कार्य बदल गया, तो विभव भी बदल जाएगा। तो वही जो विभव होता है वो 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव का डेफिनेशन यही लिखेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। और 1 वोल्ट का डेफिनेशन जो है वो क्या है कि किसी बिंदु से यदि अनंत से किसी बिंदु तक मतलब अनंत है और वहां से किसी बिंदु तक हम 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं, तो जब 1 जूल का कार्य किया जा रहा है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो 1 वोल्ट होगा। क्या लिखेंगे कि यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर जो विभव होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलती हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या कहलाता है? 2 बिंदु है और दोनों के बीच क्या हो रहा है? एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। कोई 2 बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए है और बिंदु बी, और उन दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है? एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। तो उसको प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है, जब हम कोई भी काम करते हैं, अपने डेली लाइफ में भी आप इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई सामान हुआ, उसको नीचे से लेके ऊपर तक ले आए, तो उनके बीच में हमको कुछ कार्य करना पड़ा, उसमें कुछ समय लगा। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि 2 बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। तो जब एकांक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है तो कोई ना कोई कार्य होगा। उतने देर में कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे ही और उसमें टाइम भी लगेगा। तो वही कहा जा रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर V इज इक्वल टू होता है W/Q, यानी कार्य अपन आवेश V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VQ होता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। वोल्ट का डिफिनीशन यहाँ लिखा है। यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को हस्तांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। सेम वही डेफिनेशन है। एम्पियर देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। धारा कब 1 एम्पियर होगी? जब किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो धारा का मान जो होगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। वैद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश अपान क्या है? आवेश बटा समय। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। वैद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का डेफिनेशन देख लेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हुई तो धारा कितना हो गया? 1 एम्पियर। सिंपल बात है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान भी 1 ही एम्पियर होगा। अब देखिए वैद्युत धारा का मापन। वैद्युत धारा मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी 1 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। वैद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अमीटर का। चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी हो तो अमीटर को उस चालक के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। चालक में प्रवाहित अगर धारा मापना हो तो जो अमीटर है उसको कहाँ लगा देते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है। अब देखिए ओम का नियम जो आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है।
वो यहाँ भी लिखा है। एक बार और देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। वैद्युत प्रतिरोध पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी में चालक तार में या चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को यानी V अपान I को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V अपान I इज इक्वल टू आर पढ़े ही हैं आप ओम के नियम में। इसी को तो वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। मैंने वहां पे डिस्कस भी किया था। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या V अपान I लिखा है, I का मतलब क्या है? वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी। I को सबसे पहले आप डिस्कस कर दिए कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो, I को डिस्कस कर दिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आप फॉर्मूला को याद रखिए। वैद्युत प्रतिरोध का डिफिनेशन लिखना हो तो आप ये याद रखिए कि R इज इक्वल टू क्या होता है। तो R इज इक्वल टू V अपन I होता है। अब सोचिए कि इसका डेफिनेशन कैसे बनाना है। कैसे बनाना है? अब इसमें क्या करना है, जितनी चीजें दिख रही हैं उसी को डिस्कस करना है। आपको पहले ही बताया है। तो इसमें दिख क्या रहा है? R दिख रहा है, V दिख रहा है, I दिख रहा है। तो R को तो मुझे डिस्क्राइब ही करना है क्योंकि R का डेफिनेशन देना है। तो आप किसको किसको डिस्क्राइब करेंगे इसमें? I और V को। R का डेफिनेशन बता रहे हैं तो किसको किसको डिस्क्राइब करेंगे? I और V को। और अगर भी का डेफिनेशन बताते हैं तो किसको किसको डिस्क्राइब करेंगे? आर और आई को। आई का डेफिनेशन बताएंगे तो किसको किसको? आर और भी को। ऐसे तो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे डेफिनेशन बनाते हैं। तो आर को डिस्कस करना है तो भी और आई को डिफाइन करिए। देखिए, यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये आई हो गया, तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और जब वो प्रवाहित हुई तो उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या था? भी था, ठीक है। इन दोनों का क्या है? अनुपात है और इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई भी दोनों का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध। आई को डिस्कस किए कि यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी और धारा आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। आर इज इक्वल टू भी अपान आई। पहले आई को डिस्कस किए, फिर भी को डिफाइन किया और फिर दोनों का अनुपात कर दिए तो आर बन गया। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी जो वो तार होगा वो 1 मीटर लंबा होगा, 1 वर्ग मीटर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तो उस तार के प्रतिरोध को क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर लंबे, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन और ये जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम, अगर 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं आप, और अगर 4-5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आप उसको देखेंगे कि उसका परिपथ आरेख मैंने कैसे आपको समझाया है, कैसे जुड़े थे एक दूसरे से तार, वो सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा आवेश प्रवाह का दर है। किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने में आवेश प्रवाह की दर को ऊर्जा कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने में कुछ समय लगेगा, कुछ ऊर्जा लगेगा, कुछ कार्य किया जाएगा। तो जो भी समय लगता है वैद्युत आवेश प्रवाहित होने में, जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। W इज इक्वल टू भी क्यू होता है, मात्रक जूल होता है, ध्यान देंगे। ये देखिए, ये तीनों क्या है? वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा धारा के पदों में इसको कैसे लिख सकते हैं वो बताया गया है। ये आपकी 1 नंबर में पूछे जाते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे आप। फिर है वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव।
मैंने बताया था आपको ये वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसी को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म होगी, और इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मा का मतलब ही होता है गर्म, तो गर्म तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए, तार गर्म हो गया, और इसी को क्या कहती है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसको H के लिए क्या लिखा है? उत्पन्न ऊष्मा H के लिए सूत्र मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, ये देख लेंगे। ये सूत्र होता है इसका, वैद्युत सामर्थ्य तथा वैद्युत शक्ति किसी चालक परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हाँ सॉरी, मैंने कल पहले आपको बताया है ऊर्जा का यहाँ डिफिनीशन, जिसमें मैं थोड़ा सा मिस्टेक की थी। मैंने ऊर्जा व्यय का दर बताया, तो वैसा नहीं होता है, ये वैद्युत ऊर्जा है। तो चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी जो ऊर्जा व्यय हुई उसको क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। और जो ऊर्जा व्यय की दर होती है उसी को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति जो होता है P=W/T, इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। वैद्युत ऊर्जा की माप देख लीजिए, जूल वाट घंटा। 1 वाट घंटा = 3600 जूल। ये भी पूछ लिए जाते हैं। किलो वाट घंटा का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है। तो ये रहे आपके सब चैप्टर, जो यूनिट आपका 4 था उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे जरूर, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू गाइस। ऐसे ही देखते रहिए आप वीडियो को। आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी जरूर। ओके, थैंक यू।